ऊपर जो महिलाएं रहती थी वो कहती थी वॉचमैन पानी चालू करो, वॉचमैन ऐसे करो। स्थिति ये हो गई थी कि पोस्टमैन जो कॉल लेटर लेके आता था वो भी मेरे ऊपर हंसता था, कहता कि लीजिए एक और आया है। इतनी मशक्कत के बाद एक नौकरी जो मिली थी, थाली जो सामने थी वो भी छीन ली गई। मेरे एक मित्र ने फोन करके कहा कि आज जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि आज मेरी नौकरी होगी। मैंने रिजल्ट देखना शुरू किया, 70 क्रॉस कर गया, मेरा नाम नहीं था। अब कुछ नहीं होगा, मैं ये मुंह लेके, ये चेहरा लेके घर नहीं जाऊंगा। और सामने से एक ट्रेन जा रही थी। वक्त की सख्त आजमाइश ये ऐलान करती है, वक्त की सख्त आजमाइश ये ऐलान करती है कि यदि राही राह ना छोड़े तो मंजिलें झुक झुक कर सलाम करती हैं। मैं वही बच्चा हूं जिसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बसों को देखकर डर लगता था। मैं वही बच्चा हूं जिसे इंटरमीडिएट तक टेंस नहीं आता था। मैंने वॉचमैन की नौकरी किया, मैंने मजदूरी किया, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना और आज मैं जेपीएससी क्वालिफाई करके झारखंड सरकार के हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार चौबे है। मैं रहने वाला औरंगाबाद बिहार का हूं। मेरे पिताजी अनौपचारिक शिक्षा में सुपरवाइजर थे। सन 1993 में अनौपचारिक शिक्षा विभाग को बिहार सरकार ने यह कहते हुए बंद कर दिया कि अब इस विभाग की हमें जरूरत नहीं है। मेरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि पिताजी की नौकरी टर्मिनेट हो गई थी। जब हमारे पिताजी की सर्विस टर्मिनेट हो गई तो हमारे दोनों चाचा परिवार का विभाजन कर दिए। मेरी माँ बताती है कि एक बोरा चावल और कुछ बर्तन देकर हमें अलग कर दिया गया। हमारे पास रहने का घर नहीं था। एक मिट्टी का घर था जिसमें आदमी से ज्यादा चूहे और सांप रहते थे। पूरा घर बरसात में चूता था। जब मैं इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया, इंटरमीडिएट की परीक्षा जिस दिन समाप्त हुई, अब अपने परिवार के रथ को खींचना मेरे लिए जरूरी था। मैं माता पिता से अनुमति लिया। घर से मुझे 500 रुपया मिला कि लो जाओ अपना भविष्य देखो। और मैं दानापुर सूरत, उस समय पटना सूरत के नाम से एक्सप्रेस वो चलती थी, पटना सूरत एक्सप्रेस पकड़ लिया और मैं सूरत चला गया। सूरत में मुझे काम मिली ब्रेड फैक्ट्री, कैलोरी ब्रेड करके एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में मेरा काम था चेन पर आती हुई गर्म गर्म ब्रेड को उठाकर दूसरी जगह रखना। लेकिन दिन भर गर्म गर्म ब्रेड उठाकर रखने में हमारे दोनों हाथ में फोड़े पड़ गए। एक ही दिन में हाथों की ये स्थिति हो गई कि असह्य पीड़ा होने लगी। दूसरे दिन जब मैं काम पर गया तो मेरा हाथ काम करने लायक बचा नहीं। मैं ऐसा फंस गया था कि मैं घर से सपना लेके आया हूं, मैं घर से काम करने आया हूं, घर से पैसा लेके आया हूं, घर वापस लौट भी नहीं सकता था और दोनों हाथों में फोड़े हो गए। मैं काम कर नहीं सकता था। क्या करें? किसी प्रकार दूसरे दिन 2-3 घंटा काम किया। जब एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं फैक्ट्री छोड़कर बाहर निकल गया ग्राउंड में, अहाते में। वहां मैंने देखा कि 3-4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, काम क्यों नहीं कर रहे हो? अब मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे दोनों हाथ में फोड़े हो गए हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं फिजिकल वर्क नहीं करता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर सहानुभूति दिखाई। एक ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि मुझे आपका काम अच्छा लगता है, यदि आप मुझे सिक्योरिटी गार्ड में कहीं नौकरी लगा दें, क्योंकि आपका काम जो है वो फिजिकल वर्क नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम आपको। उन्होंने अपने सुपरवाइजर को कह के मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगा दी। 1900 रुपया वेतन देना तय हुआ और सूरत में नीलकमल रोड में सहयोग कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है। सहयोग कॉम्प्लेक्स में
मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। वहां पर लोग मुझे वॉचमैन कहते थे। आते जाते बच्चे मुझे वॉचमैन अंकल कहते। ऊपर जो महिलाएं रहती थी वो कहती थी, वॉचमैन पानी चालू करो, वॉचमैन ऐसे करो, वॉचमैन वो करो। मुझे बड़ा बुरा लगता था। वॉचमैन शब्द सुनकर मुझे ग्लानि होती थी। जो लोग गाड़ियों से आते जाते थे मैं उन्हें सैल्यूट करता था। वो मुझे देखे या ना देखे लेकिन मुझे सैल्यूट करना पड़ता था। मेरी आत्मा अंदर से मुझे झकझोरती थी। आत्मा कहती थी कि विश्वजीत, कितना दिन तुम सैल्यूट करोगे? क्या तुम्हारा जन्म दूसरे को सैल्यूट करने के लिए हुआ है? विश्वजीत, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें सैल्यूट करें, तुम लोगों को सैल्यूट न करो। जब मैं वहां रोड पर आते जाते बच्चों को स्कूल जाते देखता था, बच्चे बैग लेकर हंसते खिलखिलाते स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था कि मुझे फिर से स्कूल जाना चाहिए, कुछ छूट रहा है, मुझे स्कूल जाना होगा। और फिर मेरे पास समय था फाइनल डिसीजन लेने का। एक दिन सैलरी का दिन था, मुझे सैलरी मिली। मैंने सैलरी लिया, पैकेट में रखा और मैंने सुपरवाइजर को कह दिया कि मैं कल से ड्यूटी नहीं आऊंगा। सुपरवाइजर और जो भी हमारे साथी गार्ड थे उन लोगों ने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं नहीं माना और मैं वापस ट्रेन पकड़ लिया बिहार का। क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे लौटना है, मुझे फिर से पढ़ना है। जब मैं घर आया तो चूंकि मैं माता पिता को बता के नहीं आया था, अचानक उन लोगों ने जब मुझे घर में देखा तो उन्हें खुशी तो हुई, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए रही और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम आ क्यों गए? वहां थे तो कुछ उम्मीद थी, आज नहीं तो कल कुछ बेहतर होता, यहां क्या मिलने वाला है? कैसी अच्छी नौकरी लगी थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं निर्णय लेके आया हूं, मुझे पढ़ना है। और 2-4 दिन के बाद ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास से पास कर चुका था। लेकिन अब हमारे सामने मूल जो समस्या थी कि पढ़ाई के लिए हमें कुछ राशि चाहिए था। जब तक मुझे खर्च नहीं मिलता मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। मैंने एक छोटा सा स्कूल ज्वाइन किया। मुझे 650 रुपए महीने का वेतन मिलता था, मात्र 650 रुपए, 30 दिन का वेतन। सन 2005 में हमारे पिताजी की नौकरी पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बहाल कर दी गई। हमारे पिताजी फिर से नौकरी में आ गए। उन्हें पीछे का जो वेतन था वो भी मिल गया। परिवार की पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पटरी पर लगभग आ चुकी थी। एक वाकया मुझे याद है, एक दिन की बात है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मैं अपने पिताजी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, आप मुझे पैसा दें। पिताजी किसी बात को लेकर नाराज थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जिंदगी भर का हम ठेका लिए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। ये बात पता नहीं क्यों मेरे दिल में और दिमाग में जबरदस्त चुभ गई। मैं अपने एक मित्र के पास गया और उस मित्र को लेकर अपने एक शिक्षक के पास गया। अपने शिक्षक से मैंने कहा कि आज मेरे पिताजी ने यह कहा कि तुम्हारा जिंदगी भर का मैं ठेका लिया हूं। हमारे शिक्षक मुस्कुराए और बोले कि अच्छा हुआ जो उन्होंने तुम्हें आज ये कह दिया, एक दिन तो तुम्हें यह सुनना ही था, आज नहीं तो कल तुम्हारे पिताजी ये कहते। अच्छा हुआ जो उन्होंने तुम्हें आज ये कह दिया। तुम हाथ पैर वाले आदमी हो, अपना रोजी रोजगार देखो, काम देखो। उस दिन मैंने भी संकल्प लिया कि आज के बाद मैं पिताजी से 1 रुपया नहीं लूंगा। और आज मैं इस मंच से कह रहा हूं कि उस दिन के बाद मैंने पिताजी से 1 रुपया नहीं लिया। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उस स्कूल में कुछ एक दिन और पढ़ाया,
और उसके बाद उस स्कूल को छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन मुझे मिला, वो ऑप्शन था वहां उस स्कूल में मुझे 1,000 रुपया वेतन मिलने लगा। 1,000 रुपया के बाद उस स्कूल को भी मैंने छोड़ दिया। अगला स्कूल 2,000 रुपया मुझे मिलने लगा और इन 2,000 रुपये में मेरा व्यक्तिगत खर्च चलने लगा। लेकिन व्यक्तिगत खर्च के अलावा पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करनी है। अब फॉर्म भरने के लिए, किताबों के लिए पैसे की जरूरत थी। जब भी वैकेंसी आती मैं फॉर्म भरता, कॉल लेटर आता और मैं वहां परीक्षा देने जाता। मतलब स्थिति यह हो गई थी कि पोस्टमैन जो कॉल लेटर लेके आता था वो भी मेरे ऊपर हंसता था, कहता कि लीजिए एक और आया है। मैं फिर से परीक्षा देने जाता, अब की बार 45, 46 नंबर आता, मैं फिर से घर आता, फिर से अब नहीं होगा, फिर से कॉपी किताब बांध के रख दिए जाते और फिर 4-5 दिनों के बाद फिर से मन में एक चिराग जल उठता और वो चिराग कहता कि हार गए विश्वजीत, तुम कर सकते हो। पिछली बार तुम्हारा 34 था, इस बार 45, इस बार 50 है, यानी इस बार पिछली बार की अपेक्षा बेहतर है, तुम कर सकते हो। और मैं फिर से उठता, फिर से उन किताबों को पढ़ता, फिर से आर एस अग्रवाल को उठाता, फिर से डॉक्टर सिद्दीकी को उठाता, फिर से पढ़ता और फिर मैं परीक्षा देने जाता। अब की बार आता 60, 65। मतलब मैंने हारना नहीं सीखा, मैं लगातार पढ़ता रहा। इसी बीच सन 2007-8 में ऑल यूपी कंबाइंड एंट्रेंस बीएड का एग्जाम मैं पास किया और 5% कोटा में, चूंकि यूपी में अदर स्टेट का कोटा जो है वो मात्र 5% है, तो 5% कोटा में हमारा सिलेक्शन हुआ और मैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से बीएड कर लिया। मैं लगातार तैयारी करता रहा। मेरे पास संसाधन कम थे लेकिन हौसला बड़ा था। मैंने 20 किताबों को एक बार नहीं पढ़ा, लेकिन मैं एक किताब को 20 बार पढ़ा और यही हमारे लिए मूल मंत्र साबित हुआ। मैं एक एक पन्ने को 10-10 बार पढ़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि सन 2011 ईस्वी में मुझे 3 नौकरियां लगभग मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दी। पहली नौकरी मुझे मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बस इंटरव्यू बाकी था। दूसरा सिलेक्शन मेरा हुआ बिहार कोर्ट क्लर्क में और तीसरा फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा झारखंड सरकार के प्राइमरी टीचर में। चूंकि मेरे पिताजी शिक्षक थे और वो बड़े सीधे साधे आदमी थे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रति उनके दिमाग में जो छवि थी, किसी ने गलत छवि बैठा दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले का काम बड़ा रिस्की होता है, उन्हें वेश बदल के जाना पड़ता है, उन्हें रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, चोर बदमाश से भिड़ना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि जो भी हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम प्राइमरी टीचर की नौकरी ज्वाइन करो। इसके चलते मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिहार कोर्ट क्लर्क में मैं 0.25 नंबर से मेरिट से बाहर हो गया। 59.75 मेरा मार्क्स आया था, जबकि कट ऑफ 60 था। 0.25 नंबर से मैं मेरिट से बाहर। और झारखंड सरकार के प्राइमरी टीचर की नौकरी में मुझे कल ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था। रांची हमारे यहां से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। नेताजी सुभाष चंद्र टर्मिनल गोमो होकर के हम लोगों को रांची जाना होता है। मैं ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए अपने घर से निकल गया। माता पिता सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके पूरे जोशो खरोश के साथ मैं जा रहा हूं ज्वाइनिंग लेटर लेने।
दिमाग में ये चल रहा था कि अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, जो भी संघर्ष मैंने किया आज हमारा संघर्ष सफल हो गया, अब तो कल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल गोमो पहुंचा। उस समय रात्रि के 12 बज रहे थे। कल का अखबार आ चुका था। बड़े शहरों में एक दिन पहले से अखबार मिलने लगता है, वहां भी कल का अखबार बिक रहा था। सामने अखबार रखा हुआ था और अखबार में हेडलाइन छपी थी कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द की शिक्षक नियुक्ति, और बॉक्स में लिखा था कि आज मिलना था नियुक्ति पत्र। सबके मुंह पर यही बात थी, आज ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, नियुक्ति ही रद्द हो गई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय प्रकाश टाटिया ने पूरी बहाली को रद्द कर दिया था और मैं एकदम शून्य में खड़ा था। मेरे सिर पर न तो आसमान था न पैर के नीचे जमीन थी। मैं कहां जा रहा था? ज्वाइनिंग लेटर लेने। अब कैसे घर जाऊंगा? क्या जवाब दूंगा लोगों को? सोच सोच के मैं पागल हो रहा था। मुझे लगा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा। इतनी मशक्कत के बाद एक नौकरी जो मिली थी, थाली जो सामने थी, वो भी छीन ली गई। मैंने सोचा कि मैं यहीं आत्महत्या कर लूंगा। मैं ये मुंह लेके, ये चेहरा लेके घर नहीं जाऊंगा। और सामने से एक ट्रेन जा रही थी, 3-4 डब्बे उसके आगे निकल गए थे। मैं 2-3 कदम बढ़ाया। मैं सोचा कि आज इस ट्रेन के नीचे, हालांकि हमारा डिसीजन गलत था, लेकिन मैंने ये निर्णय ले लिया। मैं उसमें यूं समझिए मैं कूदने वाला था ट्रेन की पटरी पर। तभी मुझे लगा किसी ने पीछे से पकड़ा और कहा कि विश्वजीत, जिंदगी को समाप्त कर लेना आसान है, जिंदगी को लड़ के जीतना मुश्किल है। क्या विश्वजीत हार गया? यदि हार ही गया तो फिर विश्वजीत कैसा? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विश्वजीत रखा है और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। तुम्हें लड़ना होगा। किसी किसी तरह मैं घर आया। घर जाने के बाद मैं पढ़ाने भी लगा और पढ़ने भी लगा। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो कुछ भी मुझे समय मिलता था, उस समय में मैं पढ़ता था। किताबें निकालकर सुबह में बमुश्किल 3 घंटे मैं अपनी पढ़ाई पर समय देता था। मैं सोचता था कि इस 24 घंटे में 3 घंटे मैं अपने ऊपर दे सकता हूं, और मैं 3 घंटे अपने ऊपर समय देकर मैं पढ़ता था। सन 2015 की बात है। मैं जेपीएससी का एग्जाम दिया था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम मैं दिया था। हमारे घर में छठ पूजा की तैयारी थी। बिहार में छठ पूजा बड़ी फेमस पूजा होती है और गोदहन का दिन था, मतलब छठ पूजा से 3 दिन पहले का दिन था। मेरे एक मित्र ने फोन करके कहा कि आज जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। मैंने अनमने से कह दिया कि चलिए, आज भाई बहन का दिन है, गोधन का दिन है, किसी न किसी का तो कल्याण हो। लेकिन मुझे मन में ऐसा लग रहा था कि आज मेरी नौकरी होगी। मैं जो परीक्षा देके आया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी नौकरी होगी। मैं अपने पिताजी के साथ छठ पूजा का सामान खरीदने अपने नजदीकी बाजार में जा रहा था। मैं अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन निकालकर जेपीएससी रिजल्ट सर्च किया। मैंने देखा कि रिजल्ट आ चुका था और मैं वो पीडीएफ खोला, जो रिजल्ट का पीडीएफ था, मैं वो खोला। मैंने रिजल्ट देखना शुरू किया। पहला, दूसरा, 10वां नंबर तक मेरा नाम नहीं था। 20वां नंबर तक स्क्रॉल किया, नहीं था। 30वां नंबर, 40वां नंबर। अब मन बैठने लगा, नहीं है तुम्हारा, नहीं हुआ तुम्हारा। 50, 60, नहीं है तुम्हारा।
जब 60 नंबर तक मेरा नाम कहीं नहीं था, अब एकदम से मन बैठ गया, लगा कि अब इसको रख दें, मेरा नहीं हुआ। 70 क्रॉस कर गया, मेरा नाम नहीं था, अब कुछ नहीं होगा। एकदम अंदर से मैं हारने लगा। लेकिन 71, 72 जैसे 72वां नंबर, उसमें मेरा नाम लिखा था, विश्वजीत कुमार, उमेश चंद्र चौबे और मेरा डेट ऑफ बर्थ। एकाएक मेरी आंखों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, ये मैं ही हूं, मेरा ही नाम है? आंखें एकदम धुंधली सी हो गई, मोबाइल का स्क्रीन दिखना बंद हो गया। पिताजी वहीं बगल में खड़े थे। एक सेकंड के लिए दिमाग सुन्न रह गया, स्तब्ध हो गया। लेकिन मन ने कहा कि नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम है, तुम्हारी जन्मतिथि है। और बस पिताजी वहीं खड़े थे। मैंने कस के पिताजी को एकदम से गले लगा लिया। दोनों आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पिताजी पूछे, क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्यों करने लगे? मैंने बस एक ही बात कहा था, पिताजी मेरा हो गया। अब पिताजी भी काफी खुश हुए। उन्होंने मुझे पीठ वगैरह ठोक करके ढाढ़स बंधाया, कहा कि बहुत सुंदर, कांग्रेचुलेशन, ये वो जो भी एक पिता का फर्ज होता है, उन्होंने बड़े सलीके से निभाया। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम आराम से बैठो, तुम्हारा दिलो दिमाग ठीक नहीं है, मैं मार्केटिंग कर लेता हूं। और इस प्रकार वो जो रिजल्ट वाला दिन है, वो आज भी जब मैं याद करता हूं तो एकदम हमारे अंदर से सिहरन महसूस होती है। और मैंने मजदूरी किया, मैंने वॉचमैन की नौकरी किया, मैंने सेल्समैन की नौकरी किया, लेकिन मैं कभी हारा हुआ इंसान नहीं रहा। मैंने अपने अंदर के विश्वजीत को जगा कर रखा और मैं अपने से सेल्फ स्टडी करके आज मैं एक प्रिंसिपल हूं। जब मैं वॉचमैन था तो मैं दुनिया को सलाम करता था, आज मैं प्रिंसिपल हूं, लोग खड़े होकर मुझे सलाम करते हैं। इस मंच से मैं आप सभी अभिभावकों को, आप सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहूंगा कि आपको कोई तब तक नहीं हरा सकता है जब तक आप स्वयं हार न मान लें। गलती हमारी यही होती है कि हम अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा बच्चा कौन है, वह किस लिए बना है। हम मछली के बच्चों को पेड़ पर चढ़ाने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को पहचानिए, उसकी प्रतिभा को पहचानिए। यह पहचानिए कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो बेहतर कर सकता है, और आप उसके माता पिता हैं, आपसे बेहतर यह कोई नहीं जान सकता है। और यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए जोश टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।